Wait, mass of solute upon हाँ गुड बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन molar mass of solute. राइट। तो या तो उसको हम ज्यादा बेटर ऐसा बोल सकते हैं कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। बस हम इसी से रिलेट करके मैं तुमको सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी हम चालू करेंगे, बनाएंगे आज। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो मोललिटी। मोललिटी नहीं लिखे ना अपन ने? No, sir. चलो फोर्थ हेडिंग डाल दो मोललिटी। अच्छा बेटा बताओ, एक चीज ध्यान रखना, जो मोलरिटी है और ये जो मोललिटी है, दिखने में बहुत सेम सेम टर्म या सुनने में बहुत सेम सेम टर्म लगते हैं, लेकिन है बहुत अलग। दोनों ही मेथड कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए है, लेकिन जो मोलरिटी है वो अच्छा मेथड नहीं माना जाता। अच्छा, मोलरिटी को अच्छा मेथड क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो मोलरिटी है ना, उसको हमने पढ़ा है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो मोलरिटी है ना, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और आपको मालूम है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, राइट और नॉट? वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी को देखो, अगर आप पानी को एक टेबल में जमा दो या एक टेबल में फैला दो, तो उस समय उसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। अगर वो ही वाटर को आप एक छोटे से क्यूब में आइस क्यूब बना दो, तो उसका वॉल्यूम छोटा हो गया, राइट और नॉट? Yes, sir. तो ये जो मोलरिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके कॉम्पिटिटिव के लेवल से बहुत काम आएगा, इसको याद रखना। ये जो मोलरिटी है ना, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और जो भी क्वांटिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है वो चेंज हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो? हर बार हमको सेम वैल्यू मिले ये जरूरी नहीं है, वो आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दैट इज वाई तुम्हारा मोलरिटी नो डाउट सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला है, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा कॉमनली यही यूज करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा मेथड हमारा मोलरिटी है। नाउ व्हाई मोलरिटी इज अ बेटर देन मोलरिटी? क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। मोलरिटी क्या होता है? इट इज अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है मोलरिटी? इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो मेरा जो मोलरिटी है ना, वो एक तो मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मोल्स पर केजी। अब क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप बोल सकते हो कि दिस इज बेटर देन मोलरिटी। आया क्या समझ में? एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय मोलरिटी? लिखो। इस टाइप से मत लिखना, ये बस आपको समझाने के लिए लिखवा रहा था मैं। क्वेश्चंस बड़े इजी आते हैं, इसके मेन न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब तो सिर्फ फॉर्मूला बेसिक है, इसमें कोई डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। लिखो, व्हाट इज मोलरिटी? द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द molality of a solution is defined as the number of moles of the solute dissolved in 1 kg of the solvent, dissolved in 1 kg of solvent। ठीक, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल m। स्मॉल m से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे।
डन, लिख लिया? तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलरिटी, सॉरी, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट का होल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो दिस इज अ मोलरिटी। सर ग्राम में मास ले सकते हैं? हाँ बेटा, ग्राम में मास ले सकते हैं? नहीं, अगर ग्राम में लोगे तो फिर इंटू 1000 करना पड़ेगा केजी में करने के लिए, ठीक है? फॉर्मूले के हिसाब से स्टैंडर्ड यूनिट केजी है। अगर बाय चांस आपको मास ग्राम में दिया है तो उसको इंटू 1000 कर दो, वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। डन? यस सर। सबका हो गया? बाकी हो गया भाई? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, नेक्स्ट है तुम्हारा नॉर्मलिटी। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? मास परसेंटेज, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ा दिया आपको, वॉल्यूम परसेंटेज देख लिए, मोलरिटी देख लिए, मोलरिटी देख लिए। नेक्स्ट इज नॉर्मलिटी। नेक्स्ट है आपका नॉर्मलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलिटी? अब ये नॉर्मलिटी क्या होता है? इट इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। पहले समझो फिर लिखना, अभी मत लिखो हाँ। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो देखो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज नथिंग बट द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब फिर से एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा दिमाग में, ठीक है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, तो अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट मास? अब देखो, इक्विवेलेंट मास जो होता है ना बेटा, वो तीन चीजों के लिए हम निकालते हैं: इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। क्योंकि एंटायर केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स हैं हम तीन ही कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। राइट और नॉट? जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके इन्हीं में डिवाइड होते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम इक्विवेलेंट मास एसिड का अलग निकालते हैं, बेस का अलग निकालते हैं और सॉल्ट का क्या अलग निकालते हैं। फिलहाल मैं आपको दो का बताऊंगा। सबसे पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड आप कैसे निकालोगे? तो डेट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। हर एक टर्म समझो, क्लास 11 थोड़ा नया है लेकिन आराम से समझ जाओगे। नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या होगा आपका? डेट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूं तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सपोज करो आपका एक कंपाउंड दिया हुआ है H2SO4, ये आपको एज अ सॉल्यूट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक? अब आपको बोलेगा कि नॉर्मलिटी निकालो H2SO4 का। तो H2SO4 का नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे बेटा? सबसे पहले तो आपको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 100 ले रहा हूँ, 100 ml,
ठीक है, या तो एक काम करते हैं, इसको 1000 ही ले लेते हैं सीधा, 1000 ml। नाउ अब ध्यान से देखो, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो अपन को ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। यानी कभी भी अगर हमको नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ता है, राइट? क्योंकि हमको नीचे से ही ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। तो कोई मुझे बताएगा H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 98। 98। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका 98। अब बेसिसिटी क्या होती है? अब बेसिसिटी की भी डेफिनेशन सुनो, ये सारे की डेफिनेशन मैं आप लोग को लिखवाऊंगा हर एक टर्म की, लेकिन बस अभी समझ लो, समझना बहुत इजी पड़ता है। बेसिसिटी क्या होता है? किसी भी एसिड की बेसिसिटी वो होगी कि वो कितना हाइड्रोजन दे सकता है। जैसे अगर मैं H2SO4 बोलूं तो तुम बताओ, अगर आप इस H2SO4 को ब्रेक करोगे तो ये कितना हाइड्रोजन देगा? अगर ये H2SO4 को ब्रेक करते हो बेटा तो ये कितना हाइड्रोजन देगा? 2 हाइड्रोजन देगा। 2 ही हाइड्रोजन है ना इसके पास, ठीक? अब 2 ही हाइड्रोजन है तो 2 ही हाइड्रोजन दे सकता है। तो अगर H2SO4 ब्रेक होने के बाद 2 ही हाइड्रोजन देगा तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। आया क्या समझ में? तो व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी? कि एक एसिड कितना हाइड्रोजन दे सकता है, तो दैट इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। वैसे ही एसिडिटी क्या होगी? उसका भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हाँ, एक बेस कितना OH आपको देगा वो उसकी बेसिसिटी होती है। अच्छा देखो, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो भी मैं बता देता हूँ साथ ही साथ में। सपोज ये 2H2 रहता, 2H2SO4 ये रहता, तो अब बताओ, अब इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाती? 4। 4, क्योंकि कितने हाइड्रोजन दे सकता है ये? 4। राइट? तो अब इस केस में इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 4। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। ठीक है, गुड। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो मैं यही लिख के पहले बता देता हूं, फिर हम डेफिनेशन एक के बाद एक लिखेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। ठीक, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। अब मान के चलो, मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, CaOH होल ट्वाइस। सपोज ये एक कंपाउंड है। अब बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? चलो जो भी हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो तुम, मॉलिक्यूलर मास तो तुम कभी भी आराम से निकाल सकते हो। तुम मुझे बस ये बताओ कि इसकी एसिडिटी कितनी होगी, कितना 2। हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है ये अपन को? 2। ये एक कंपाउंड कितना OH देगा अपन को? 2 OH देगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो एसिडिटी और बेसिसिटी समझ में आया? एनीवन हैविंग एनी डाउट? हाँ मोदित, तुम कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा, बोलो। बसंत, मोदित, प्रियंका, सोनाली, विशाला, एनीवन हैविंग एनी डाउट बेटा, यू कैन आस्क, पूछो। नो सर। नो सर। श्योर? सबको अच्छे से आया समझ में? यस सर। तो बताओ नॉर्मेलिटी क्या होती है? हमको फॉर्मूला बाय हार्ट याद रखना है। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? इट इज अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट मास हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ द बेस अपॉन एसिडिटी, और अगर एसिड रहा तो मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसको ना अपन एक एक करके अच्छे से लिख लेते हैं। तो चलो, हेडिंग डाला था आपने नॉर्मेलिटी। अच्छा मैं डिक्टेट करूंगा तो लिख लोगे क्या आप लोग? यस सर। चलो लिखो, नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन लिखो। द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन,
the normality of a solution is defined as, नहीं ज़्यादा better option लगता है मुझे. The number of gram equivalent of the solute present per liter of the solution it is represented by कैपिटल एन. कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक. तो फॉर्मूला बनता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी कैपिटल एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट हेलो लिख लिया यहाँ तक. Yes, sir. डन ना. Yes, sir. चलो ठीक है. उसके नीचे लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम का होल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट. सॉरी अगेन इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं. सो इक्विवेलेंट मास acid base and salt are calculated as equivalent mass of acid must be equal to
molecular mass of acid couple upon basicity. Sorry. Basicity. वैसे ही आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हो जाएगा molecular mass of base upon acidity. अच्छा, ये ऊपर का लिख लिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिख लिया, रब करूँ उसको मैं? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा फटाफट लिखना बेटा, जस्ट लाइक अ ट्यूशन क्लासेस मान के चलो, मेरे को ये सब कोचिंग में भी आपको लिखवाना ही पड़ता, तो ये सब लिखवाना मस्ट है, इसके बिना हम क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। अब ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी ना, आप एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस बना लोगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि यही सारे फॉर्मुलेज यूज होंगे वहां पर, कोई भी क्वेश्चन आप अटकोगे नहीं। बहुत इजी है क्वेश्चन बनाना, बहुत इजी है, बस अपना बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो। फिर अब करूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट लिख लिया ये? Yes, sir. हाँ, ये फॉर्मूले भी रब कर दूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का Yes, sir. नाउ लिखिए यहाँ तक। Yes, sir.
सबका हो गया यहाँ तक? डन Yes, sir. Yes, बेटा, sir. जस्ट रीड इट वंस, एक बार रीड करो जितना मैंने लिखा है, नॉर्मलिटी पूरा रीड सर करो। कर लिए? कोई डाउट किसी को? नो No, सर। sir. ठीक है, बहुत इजी टर्म है, एक बार लर्न कर लोगे तो फिर याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि नए नए सर फॉर्मूले। OH आयन हाँ हाँ OH आयन तो बेस देते हैं क्या? हाँ, बेस देते हैं ना बेटा, एक्चुअल में नाम सर अपोजिट तो है, ठीक है, नाम अपोजिट है। एसिडिटी का मतलब जो बेस होगा वो कितना OH आयन निकाल सकता है, वो उसकी एसिडिटी होगी, ठीक है। और ये एक्चुअल में एसिड और बेस नहीं पढ़ रहे हैं अपन, जस्ट उसका अपोजिट है एसिडिटी, यस ठीक सर। है, कितना OH आयन उसमें से निकल सकता है, और बेसिसिटी यानी कितना H+ आयन उसमें से निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पर ना अपन कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस वो नहीं पढ़ रहे हैं, ये अलग चीज है यस एसिडिटी और बेसिस, ठीक है। वो याद रखना, जस्ट अपोजिट है, तो उससे भी आप लोग को याद रहेगा कि हाँ जस्ट अपोजिट है, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखना मोल फ्रैक्शन, ये 6th नंबर का फॉर्मूला होगा शायद, है ना। नेक्स्ट लिखना मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन लिखवा दिया था क्या आप लोग को? नो सर। नहीं लिखवाया था ना? नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिख लो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में लिखना द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट बहुत इजी है ये, इसलिए डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ, तुम खुद ही समझ जाओगे, फिर अपन न्यूमेरिकल चालू करेंगे। इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू the number of moles of that component divided by the total number of moles. Again very simple, समझ में तो आ गया होगा। सर एक एग्जांपल दो ना। एग्जाम्पल क्या, फॉर्मूला ही लिखवा देता हूँ पहले, तुमको तुरंत समझ जाओगे। सर अब फॉर्मूला ही देखो तो है। हाँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें एक सॉल्यूट का मोल नंबर ऑफ मोल N1 है और दूसरे सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल N2 है, ठीक है। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो देखो अब ये एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तो मैं एक को बोल देता हूं सॉल्यूट, जैसे इसको मैं बोलूंगा सॉल्यूट और इसको मैं बोल देता हूं सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है N1 N2, तो फर्स्ट कंपोनेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट को मैं सॉल्यूट बोल दिया और सेकंड को मैंने सॉल्वेंट बोल दिया। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? तो बताओ सॉल्यूट को हमने क्या बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट। आया समझ में? सिंपल। अगर N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं, और अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है? कोई डाउट?
वैसे तुम बताओ, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या आएगा? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? बोलो। सर N2 What is upon the N2 N1 plus upon N. N1 plus M. सिंपल। ठीक है, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, सेकंड थर्ड बीट में आएगा किसी क्वेश्चन के, तो आप फट से निकाल सकते हो N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन। डन, यहां तक हो गया। Yes, sir. गर्ल साइड में भी हो गया, पूरा रब कर दूं मैं? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, मोलरिटी इक्वेशन। एक फॉर्मूला बस और लिखवाने का बच गया है, मोलरिटी इक्वेशन। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लो आप लोग, मोलरिटी इक्वेशन। अच्छा, क्लास एंड होगी तो रीजॉइन कर लेना आप लोग, ठीक है? थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे बेसिक, अब इतना सारा पढ़ा है फॉर्मूला तो यूज करे बिना तो नहीं करेंगे एंड आज की क्लास। मोलरिटी इक्वेशन, अब देखो मोलरिटी इक्वेशन कहाँ काम आता है ना, पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ। अच्छा, आप लोग सबको मालूम है कि केमिस्ट्री में जो एसिड्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हम उसको डाइल्यूट करते हैं। Yes, sir. सबको मालूम है ये चीज, जब भी हम अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहता है हम उसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है? कैसे डाइल्यूट करते हैं? पानी डाल के। सर acid to water. हाँ, पानी डाल के करते हैं, ये चीज तो हमको सबको अच्छे से मालूम है। अच्छा देखो, जब भी बेटा डाइल्यूशन होगा ना, आप सॉल्यूट को इंक्रीज करते हो कि सॉल्वेंट को इंक्रीज करते हो? एसिड एसिड मिलाते हो, पानी मिलाते हो डाइल्यूट करने के लिए? सर पानी water. मिलाते हो, यानी एक तरीके से देखा जाए तो सॉल्वेंट डाल रहे हैं। चाहे खैर सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो अलग चीज है, लेकिन कभी भी याद रखना, जब हम किसी भी चीज को डाइल्यूट करते हैं तो फिर वहां पर हमारी मोलरिटी इक्वेशन हमको बहुत काम आती है। क्योंकि अब देखो, अगर आप कोई भी एक एसिड है आपके पास, अगर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, आप उसमें पानी डाल रहे हो, तो बताओ उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, क्या उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा? Yes sir. Yes, sir. बिल्कुल आएगा। अगर आप पानी मिला रहे हो किसी चीज में तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 100% उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अच्छा बताओ, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes कॉन्सेंट्रेशन sir. भी चेंज होगा, डाइल्यूट कर रहे हो तो 100% उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी, ठीक है? तो यहीं से आपका मोलरिटी इक्वेशन आपको बहुत काम आएगा। चलो इसको मैं लिखवा लेता हूँ, लिखो इसमें, इफ अ सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी M1, इफ अ सॉल्यूशन हैविंग, ये सब ना न्यूमेरिकल से और अच्छे से तुमको क्लियर हो जाएगा, वैसे तो अभी भी आ ही गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। If a solution having molarity M1 and volume V1 is diluted to volume V2 so that the new molarity